5 मई है और आज पर्यावरण दिवस है। सभी को पर्यावरण दिवस की बधाई हो। और भागलपुर के विधायक ने भी पर्यावरण दिवस पर लोगों को बधाई दी है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस मुख्यालय लगातार अब विपक्ष के निशाने पर आ गया है। तेजस्वी यादव ने वहाँ प्रेस वार्ता कर दी है, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है तेजस्वी यादव ने। सबसे बड़ी बात यह है किस मामले में की है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार है, एक सुलझे हुए पुलिस अधिकारी माने जाते हैं अमित कुमार। इससे पहले भी एक मामले में कहीं ना कहीं वो विवाद में आए थे, लेकिन एक ऐसी चिट्ठी उन्होंने लिख दी, कि वो विवादों में आ गए हैं। और ऐसा विवाद कहीं ना कहीं ये माननीय नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। वो लेटर जो जारी किया अमित कुमार ने, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। तुरंत फिर उस लेटर पर अमित कुमार ने एक लेटर जारी कर दिया कि भूलवंश वो लेटर जारी किया गया था, उसे मैं वापस लेता हूं। ये लेटर भी एक 4 तारीख के डेट में वापस हुआ है, वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय में IAS से IPS अधिकारियों के द्वारा लगातार ये बात सुर्खियों में है कि आखिर ये लेटर आंख बंद करके अमित कुमार ने दस्तखत किया था, साइन करते समय ध्यान नहीं दिया कि उस पर क्या लिखा हुआ है। इतने बड़े अधिकारी हैं। आखिर पूरे मामले में ये सबसे बड़ी बात है, सरकार के आला अधिकारी को देखना पड़ेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। चुनाव के समय IAS और IPS अधिकारी इस तरह की गलती क्यों करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आगामी विधानसभा चुनाव है, हर छोटे छोटे बात पर विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। और प्रवासी मजदूर को लेकर इतनी गंभीर बात लिख दी है डीजी ने कि जो मजदूर आ रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, अपराध बढ़ सकता है। एक बड़ा मुद्दा प्रवासी मजदूर पर सवाल उठा दिया। कहीं ना कहीं पूरे मामले में अमित कुमार तो कटघरे में आ गए हैं। लेकिन अमित कुमार के कारण पूरी बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो काम किए गए थे प्रवासी मजदूरों के लिए, वह कहीं ना कहीं अब पूरा उन पर पानी फिरता दिख रहा है मुख्यमंत्री के कामों पर। क्योंकि अमित कुमार ने एक ऐसा लेटर जारी कर दिया जिससे बिहार की विधि व्यवस्था ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीतिक पर एक बड़ा प्रभाव दिख रहा है। आज दिन भर प्रेस वार्ता के दौरान ये बात काफ़ी सुर्खियों में रही। मैंने पहले दिन ये बात उठाई थी, 29 तारीख को अमित कुमार ने ये लेटर जारी किया था। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता चाहता हूँ कि अमित कुमार ने जब ये लेटर जारी किया उसके जस्ट 4 दिन के बाद, मतलब 31 मई में 5 दिन के बाद 4 तारीख को एक लेटर फिर जारी कर दिया कि भूलवंश ये लेटर जारी किया था। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, पूरे मामले में नीतीश कुमार गटघेरे में आ गए हैं। नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगा। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार आकर माफ़ी मांगे। लेटर तो एडीजी ने लिखा, तो नीतीश कुमार क्यों माफ़ी मांगे? एडीजी ने कह भी दिया कि भूलवंश हुआ है, लेकिन पूरे मामले को विपक्ष ने मुद्दा बनाया है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आखिर पुलिस के आला अधिकारियों को देखना चाहिए। अमित कुमार एक सुलझे हुए अधिकारी हैं। इससे पहले भी एक विवाद में वो पड़े थे, वो विवाद शांत हो गया था, लेकिन ये दूसरा विवाद में अब आ गया है। ये दूसरा विवाद आ गया है लेटर वाला। अब सरकार को ये देखना है कि आने वाले दिनों में जो IPS अधिकारियों के तबादले की बात चल रही है उसमें एडीजी मुख्यालय को हटाया जाता है क्या नहीं, अमित कुमार अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि एक मजबूत सौजाती के माने जाते हैं अमित कुमार। और कहावत है बिहार में, तो ये कहावत है कि सामर्थ्य को ना कोई दोष घुसाई। इतनी बड़ी गलती तो कर दी अमित कुमार ने, लेटर भी वापस ले लिया, ये भी लिख दिया भूलवंश है। लेकिन जो बातें प्रवासी मजदूरों के बारे में लिख दी, जो लेटर वायरल हो गया, जो अखबारों में खबर छप गई, क्या वो वापस आ पाएगी? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज 5 तारीख है और शुक्रवार का दिन है। RPF की एक बड़ी खबर है। पूरे देश में RPF के DG जो अरुण कुमार हैं, मूलतः दरभंगा के ये रहने वाले हैं। अरुण कुमार RPF के DG हैं। एक बड़ी घोषणा RPF के द्वारा कर दी गई है। 1 साल तक RPF के अब ना जवान ना अफसरों का तबादले पर रोक लगा दी है। RPF के DG अरुण कुमार ने 2 दिन पहले यह निर्णय लिया था कि RPF के जितने तबादले हाल फिलहाल किए गए हैं, RPF रेल विभाग के जितने तबादले किए गए हैं, इस तबादले पर DGP ने डायरेक्ट रोक लगा दी है। एक लॉकडाउन में एक बड़ा फैसला RPF के DG अरुण कुमार ने लिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देश में अन्य राज्यों में कई DG हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन RPF के DG अरुण कुमार ने एक नई पहल शुरुआत की है। लॉकडाउन के दौरान
कई अधिकारियों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना पुलिस अधिकारियों को भी करना पड़ रहा था, आरपीएफ के जवानों को भी करना पड़ रहा था। आरपीएफ के जवान भी कहीं ना कहीं दिक्कत में थे, इस बात को मानना पड़ेगा। इसलिए आरपीएफ के डीजी ने एक बड़ा काम किया है। 1 साल तक अब जो है आरपीएफ के सिपाही से लेकर अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले जो लिस्ट है वो जारी की गई थी आरपीएफ के द्वारा, उस आरपीएफ डीजी के निर्देश के बाद वह लिस्ट रद्द हो गई है। वापस सभी लोग अपने स्थान पर बने रहेंगे। बिहार में नहीं, ये देश की एक बड़ी खबर है। आरपीएफ के जवानों का तबादला और अफसरों का तबादले पर 1 साल के लिए रोक लग गई है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम पूरे देशवासियों को और भागलपुर वासियों को शुभकामना देते हैं, इसलिए कि बिना पर्यावरण मेंटेन किए हुए आप स्वस्थ नहीं रह सकते। आप देखते हैं, आप जो कहा कि मैं काम करता हूं, मैं प्रतिदिन 2 घंटे, करीब 1.5-2 घंटे अगर समय मिलता है तो मैं अपने गार्डन में काम करता हूं। उससे 2 फायदे हैं। एक तो हरियाली रहती है और पर्यावरण पौधे आप लगाते हो तो इससे बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कि किसानों को फ़ायदा होता है। दूसरा, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद जब काम करिएगा तो आप स्वस्थ रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी शरीर की। तो आज जो कोरोना वायरस ऐसा बीमारी से भी आपको लड़ने में ताकत मिलेगा। इसलिए अगर आजकल क्या हो गया है कि रोज़ की ज़िंदगी में कार्यालय लोग जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, काम करते हैं, सुबह उठते हैं, तैयार होकर भागते हैं कार्यालय, तो काम करने का अवसर नहीं मिलता है। इस लॉकडाउन में खास करके मैं तो 2.5 महीनों से यही गार्डन में अधिकांश काम किया हूं, जो आप लोग भी देखे ही हैं। और मैं इस माध्यम से पूरी जनता को, सबको, जिसको भी थोड़ा बहुत जगह हो, गमले लगाने का जगह हो, निश्चित तौर पर प्लांट लगाइए, पर्यावरण बचाइए। और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए आप पौधा लगाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। काफ़ी हद तक हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिए, कोरोना वार्ड के लिए बेहतर लेकर आया है। आज हम लोग 27 मरीजों को इलाज के बाद, विसंक्रमित हो जाने के बाद, निगेटिव हो जाने के बाद आज हम लोग उनकी यहाँ से छुट्टी कर रहे हैं। छुट्टी की प्रक्रिया हो चुकी है और उनके जो जांच होते हैं वो सब हो चुके हैं। सारे मरीजों की एक्सरे, ईसीजी सारे हमने करा लिए हैं। जितने ब्लड टेस्ट हैं वो भी हो चुके हैं। सारे एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद उनको उनके घर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। हमारे यहाँ 2 एम्बुलेंस हैं, कुछ गाड़ियाँ हम लोग बाहर से और सिविल सर्जन महोदय से मांग रहे हैं। तो हो सकता है सबको एक साथ भेजें या थोड़े थोड़े बैचेस में करके इनको भेज देंगे। और हम लोग इनको इनके गंतव्य स्थान, इनके घर तक पहुंचाते हैं और ये समझा कर भेजते हैं कि भाई अगले 7 से 14 दिन आप बिल्कुल क्वारंटाइन में रहना। 7 दिन का अभी प्रोटोकॉल चल रहा है, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि और अच्छा रहेगा कि आप 14 दिन तक रहो वहाँ पर, अपने आपको अकेले रखो थोड़ा, और ज़्यादा दूसरों से मिक्स नहीं करना। सर ये 27 जो है सर सभी भागलपुर के हैं और अन्य जिले? 27 के 27 भागलपुर के हैं। अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर से आए थे। जो हमारे भाई लोग जो बाहर से मजदूर वर्ग के लोग आए थे वो अलग अलग सेंटरों में, वहीं पर इनकी जानकारी मिली थी और वो इन सेंटरों से हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। सारे भागलपुर के ही लोग हैं। अब तक कितने भागलपुर के स्वस्थ? भागलपुर के स्वस्थ होने वालों में संख्या बल जो है वो अभी तक 160 की है। 170 कुल डिस्चार्ज हमने किए हैं यहाँ से, जिसमें कि 10 हमारे बांका, मधेपुरा, सहरसा, मुंगेर, ये सब मिलाकर 10 थे। और अभी तो डेडिकेटेड ज़्यादा इधर ही आ रहे हैं। अभी तक एक खुशी की बात रहती है कि हमारे सारे मरीज़ करीब करीब ठीक होकर जा चुके हैं। एक मरीज़ जिसकी कल मृत्यु हुई वो कटिहार से बहुत ही अंतिम अवस्था में आया था। उसको कैंसर था और कैंसर का उनको घर वालों को भी पता था कि इसे बचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उसके कैंसर का इलाज टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई से चल रहा था और वहाँ से भी उसको जवाब मिल गया था।
तो वैसे मरीज में वो आने के क्रम में ही लगता है वो कोविड संक्रमित हो गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये कब आए हुए थे एडमिट? जी यहाँ 2 तारीख को रात में उनकी एडमिशन हुई थी 9 बजे रात के आसपास। उस समय मरीज की ऐसी अवस्था थी कि वो बात ठीक से नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने कुछ दवाइयाँ दी उसको, उसका थोड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन 3 तारीख को वो कुछ हल्का सा बात करने के स्थिति में आए। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी क्या स्थिति थी वहाँ पर, लेकिन कोई पेपर हमारे पास उनके ट्रीटमेंट का रिलेटेड नहीं था। तो उनके घर वालों से जो उन्होंने मोबाइल नंबर पहले से जो जानकारी थी उस पर घर वालों से बात किया, घर वालों ने आने से साफ इनकार कर दिया। तो फिर जब 4 तारीख को उनकी डेथ हो गई तो फिर घर वालों को खबर मिली, सूचना मिली, तो घर वाले लोग आए। हम लोगों ने बॉडी को जो नियम होता है डिस्पोजल बैग का, उसमें करके उसको विसंक्रमित करते हुए, सैनिटाइज करते हुए उनको दिया और उनको ताकीद कर दी कि इसको खोलना नहीं है और जो नियम है उसका पालन करेंगे। और सिविल सर्जन कटिहार और एडमिनिस्ट्रेशन कटिहार को इसकी जानकारी दी गई कि वो अपने देखरेख में सुरक्षा के साथ इसको बॉडी को डिस्पोज कराएं अपनी धार्मिक रीति के अनुसार। तो डिस्चार्ज उसका देख लो, अगर अभी निकलेगा तो खाली बाइक ले लो। हमेशा बोले उन लोगों को कि वीडियो बना के घर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप ऊपर चढ़े ना, आप ऊपर चढ़ देखिए। और सब्जियां नहीं रहते, जब बोला सब्जियां नहीं रहती करिए। ऊपर चले बीच में कैसे खाता है? कौन तुमको उठाने वाले हाथ तो तुम उठावे, तुम नीचे गिराए। है न्यायाधीश माननीय श्री संजय कुमार जब यहाँ पर आए थे निरीक्षण के लिए, उस समय हम लोग यहाँ पर प्लांटेशन का प्रोग्राम किए थे और आज सारे वृक्ष जो लगाया गया था, सारे वृक्ष अपने अपने मैंने मजबूत से लगे हुए हैं और सारा वृक्ष अभी स्वस्थ है। और हम लोग प्रत्येक वर्ष आज का जिस दिन होता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग व्यवहार न्यायालय परिसर में हम लोग के लिए प्लांटेशन होता है। सर कुछ पेड़ में फल भी आ गया है। अच्छी बात है रही, आप लोग शुभकामनाएं है, ये फल आ गया है। हम लोग भी प्रॉपर केयर करते हैं, हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं व्यवहार न्यायालय के वो भी इस पर केयर करते हैं, यहाँ के जो माली हैं वो भी केयर करते हैं और विशेषकर हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय हैं जिला औसत न्यायाधीश, उनका व्यक्तिगत रुचि इस मामले में रहती है कि जो भी प्लांटेशन का जो प्रोग्राम होता है या जो वृक्ष पूर्व से लगे हुए हैं वो सही रहे, मजबूत रहे, जंगल वगैरह ना हो गए। और इसका ही फल है कि हम लोग इतने जो हरियाली देख रहे हैं, ये शायद कम ही व्यवहार न्यायालय में मिल पाएगा आपको कि व्यवहार न्यायालय परिसर में इतने अच्छे स्वस्थ वृक्ष हैं और ये हमारे अध्यक्ष महोदय का व्यक्तिगत रुचि का भी परिणाम है। बाकी आप लोग मीडिया के कर्मी हैं जो इसको प्रचार प्रसार करते हैं और आप लोगों को शुभकामना रहते ही हैं। इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिए, वो देखिए आम निकला भी है आपको। को लगा सके ताकि जो भी लोग आते हैं उनको शुद्ध वायु का मिल सके। जहाँ तक वर्तमान महामारी का सवाल है तो हम लोग उसी समस्या से समाधान को खोज रहे हैं, क्योंकि ये भी पर्यावरण की ही देन है। तो पर्यावरण सुधरेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य के लिए तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से आज ये कार्यक्रम वृक्षारोपण का किया गया। थैंक यू। बिहार की राजनीतिक में भी भूचाल है, मौसम भी बदलता दिख रहा है। आप देखिए कि मौसम भागलपुर में पानी पड़ा है, भोलानाथ की क्या स्थिति है, क्या पानी कैसे भर जाता है, कितने लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ कि भोलानाथ की क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि भागलपुर में जो मौसम है, आज पानी आ जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ के नेताओं में कहीं न कहीं काफ़ी कुछ कमियाँ हैं। पानी आने के बाद लग रहा है कि सड़क जो है पर जो पानी आ गया, लगता है कि ये नाली है, नाली। लोग चलने में काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। थोड़ा पानी पड़ता नहीं है कि लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है।
यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर लगातार भोलानाथ पुल को लेकर पानी की जो जलजमाव की स्थिति है उस पर लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके लिए कौन जवाबदेह है? सरकार के आला अधिकारी को देखना चाहिए। काफ़ी वर्षों पुराना मुद्दा है भोलानाथ पुल वाला कि नीचे पानी में किस प्रकार से ठेला चालक, रिक्शा चालक, जो गरीब लोग हैं, जो कमाने खाने निकले हैं, लॉकडाउन समाप्त हो जाने के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जरा सा पानी आ जाने के कारण कितनी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दर्दनाक और ख़राब स्थिति बनी हुई है। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। एक इशू था जिस पर बहुत क्वायरी है, हालांकि एडीजी हेडक्वार्टर साहब ने अभी थोड़े दिन पहले पीसी किया था और उसमें उसका जवाब उन्होंने दे दिया था, उससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा लोगों के फोन आ रहे हैं और लोगों की जिज्ञासा है कि वो क्या है। तो हमारे विधि व्यवस्था प्रभाग के जो प्रभारी अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार जो सामने बैठे हुए मेरी दाहिने तरफ, बाएं तरफ जितेंद्र जी हैं, तो इनके हस्ताक्षर से एक चिट्ठी निकल गई थी। तो उसके बारे में बहुत लोगों की क्वेरी है कि कैसे थी। तो उसमें सिंपल बात यही है कि हम लोगों को कई सोर्स से कुछ सूचनाएं आती रहती हैं। पुलिस मुख्यालय में एक किसी सोर्स से ये सूचना है, इसमें सरकार कहीं नहीं है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। उस सूचना आई, उस सूचना को उन्होंने डिसेमिनेट कर दिया, उसको पत्र के फॉर्म में बना के सर्कुलेट कर दिया है। लेकिन जैसे ही महसूस हुआ अपनी की गलती हो गई है तो उस चिट्ठी को विड्रॉ कर लिया। तो उस पर कोई चर्चा करने का या विशेष क्वेरी करने का कोई मतलब नहीं, इतना ही करना था। और मैं चाहूंगा कि यही बात अमित कुमार भी आपसे शेयर करें, कैसे किस परिस्थिति में हुआ। इतना ही करने के लिए आपको दोबारा कष्ट किया है। गुड इवनिंग। जो सर ने अभी बताया वही फैक्चुअल स्थिति है इसकी कि एक स्रोत से ये जानकारी प्राप्त हुई थी और रूटीन तरीके से इसे डिसेमिनेट किया गया। बाद में ये एहसास हुआ कि ये डिसेमिनेशन के लायक नहीं है, तो इसे विड्रॉ कर लिया गया। और जैसा कि आपको जानकारी है, एडीजी हेडक्वार्टर दे चुके हैं प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग में कि उसे रिकॉल किया जा चुका है। थैंक यू।